हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है द के एजुकेशन पर। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम के अब ज़्यादा टाइम बचे नहीं हैं। गिने चुने 10 से 12 दिन बचे हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। और आइए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं लास्ट टाइम में जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर्स का, किसी किसी स्टेट पीसी से, कुछ बीपीएससी का है, कुछ जेपीएससी का है, कुछ यूपीपीसीएस का है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, आइए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले खोजा गया कृत्रिम मधुरक कौन सा है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले खोजा गया कृत्रिम मधुरक सैक्रीन है। क्या है? सैक्रीन। और कृत्रिम मधुरक का उपयोग कौन करता है? तो उपयोग मधुमेह रोगी करते हैं। कौन करते हैं? मधुमेह रोगी, जिन्हें डायबिटीज़ है। कौन करते हैं? मधुमेह रोगी करते हैं। ठीक है, जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं। सैक्रीन की अगर बात की जाए तो सैक्रीन जो है ये चीनी से 300 से 400 गुना अधिक मीठा होता है। कितना होता है? 300 से 400 गुना अधिक मीठा होता है सैक्रीन। ठीक है, और इसे मीठा जहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम मधुरक, जो भी कृत्रिम मधुरक होता है उसे स्वीट पॉइजन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले खोजा गया कृत्रिम मधुरक कौन सा है, तो सैक्रीन है। चीनी से कितने गुना अधिक मीठा होता है? तो 300 से 400 गुना अधिक मीठा होता है। इसका उपयोग कौन करता है? तो डायबिटीज़ पेशेंट चीनी के स्थान पर सैक्रीन का उपयोग करते हैं, या किसी भी कृत्रिम मधुरक का उपयोग करते हैं। सुक्रालोज की अगर बात की जाए तो सुक्रालोज भी एक कृत्रिम मधुरक है। सुक्रालोज क्या है? ये भी कृत्रिम मधुरक है। और सुक्रालोज 400 से 600 गुना अधिक मीठा होता है चीनी से। अगर इस्पार्टम की बात की जाए तो इस्पार्टम भी एक कृत्रिम मधुरक ही है, और ये चीनी से 200 से 250 गुना अधिक मीठा होता है। अगर न्यूटम की बात की जाए तो न्यूटम भी, ये भी एक कृत्रिम मधुरक है, जो चीनी से 10 से 13,000 गुना अधिक मीठा होता है। और न्यूटम का जो है, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कोल्ड ड्रिंक बनाने में होता है। किस में होता है? कोल्ड ड्रिंक में इसी का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को येलो विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर येलो विटामिन भी कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन नहीं है। चलिए आइए हम लोग ऑप्शन बना लेते हैं। विटामिन B2 किसे कहा जाता है? विटामिन B2 को येलो विटामिन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर विटामिन B2 की बात की जाए, तो विटामिन B2, पहले तो आप ये जाने कि विटामिन होते कितने प्रकार के हैं। तो विटामिन होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? एक मिनट, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील, और एक होता है वसा में घुलनशील। एक किस में घुलनशील होता है? एक वसा में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। जल में कौन सा विटामिन घुलता है? तो विटामिन बी और सी। जबकि वसा में ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, और बी विटामिन, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जल में घुलने वाला विटामिन की संख्या ज़्यादा है या फिर वसा में घुलने वाले विटामिन की संख्या ज़्यादा है? तो आपको देख के लग रहा होगा कि वसा में घुलने वाले विटामिन की संख्या ज़्यादा है, लेकिन नहीं, जल में घुलनशील विटामिन की संख्या ज़्यादा है। क्योंकि बी, ये देखने में लग रहा है केवल बी है, नहीं, बी कॉम्प्लेक्स होता है, और बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारा विटामिन आता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B6, B9, B12, बहुत सारा विटामिन आता है। ठीक है, अगर विटामिन B2 की बात की जाए, हम लोग कहाँ थे? विटामिन B2 में। विटामिन B2 का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए आपसे, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। क्या नाम है विटामिन B2 का? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B2 की कमी से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। क्या होता है? विटामिन B2 की कमी से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी होती है? बेरी नामक। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा पोलिशदार चावल खाने से कौन सी बीमारी होने का डर रहता है? तो बेरी होने का डर रहता है। ठीक है, पोलिशदार चावल खाने से, क्योंकि उसमें विटामिन B1 नहीं रहता है। ठीक है, अगर वहीं विटामिन B3 की बात की जाए तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटीन है। क्या है? नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटीन। विटामिन B3 को ही नियासिन या निकोटीन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो इसके कमी से, विटामिन B3 के कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। कौन सा बीमारी? पेलाग्रा, जिसे
4D बीमारी भी कहा जाता है, पेलाग्रा को ही 4D बीमारी भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम में कि पेलाग्रा नामक बीमारी किस विटामिन के कमी से होता है। तो विटामिन B3 के कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाता है, जिसे 4D बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन या निकोटीन। और इसे ब्रेन विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेन विटामिन भी कहा जाता है किसे, विटामिन B3 को, ठीक है। अगर विटामिन B5 की बात की जाए तो पेंटाथोनिक किसे कहा जाता है, पेंटाथोनिक विटामिन B5 को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेंटाथोनिक। विटामिन B6 की बात की जाए तो विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पायरिडॉक्सिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन B6 को कहा जाता है, ठीक है। और इसके कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है, एनीमिया हो जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रातों का सपना हमें सुबह तक याद रहता है किस विटामिन के कारण, तो विटामिन B6 के कारण। और यही क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जाता है, किस विटामिन की कमी से हम रातों में देखे हुए जो स्वप्न देखते हैं वो हमें सुबह याद नहीं रहता है, तो विटामिन 6 की कमी से, ठीक है। तो यानी कि इसका भूमिका याददाश्त में भी है। तो हमें रात का सपना सुबह याद रहता है किस विटामिन के कारण, तो विटामिन B6 के कारण, ठीक है। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन है। क्या है, पायरिडॉक्सिन। एक विटामिन है विटामिन B7। विटामिन B7 का नाम क्या है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। और विटामिन B7 को H विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, विटामिन H के नाम से। अगर जैसे कि आपसे पूछ लिया अभी क्वेश्चन में क्या पूछा कि येलो विटामिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है, तो विटामिन B2 को। उसी प्रकार से H विटामिन के नाम से विटामिन B7 को जाना जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन है, ठीक है। और उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विटामिन हार्मोन विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो हार्मोन विटामिन के नाम से विटामिन D को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, विटामिन D को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है। और एकमात्र विटामिन है विटामिन D जिसे हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बी कॉम्प्लेक्स में और कौन सा विटामिन बच गया, विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड। क्या नाम है, विटामिन B9 का, तो फॉलिक एसिड विटामिन B9 का नाम है, ठीक है। एक विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन नाम है। क्या है, साइनोकोबालामिन। और एकमात्र विटामिन है जिसमें प्राकृतिक रूप से कोबाल्ट पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एकमात्र विटामिन कौन सा है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, विटामिन D। तो विटामिन D को H विटामिन के हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन D 3 प्रकार के होता है, विटामिन D1, D2, D3। तो विटामिन D1 का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है, अर्गो कैल्सीफेरोल। और विटामिन D3 का नाम क्या है, तो विटामिन D3 का नाम है कैलो कैल्सीफेरोल। क्या नाम है, विटामिन D3 का, तो कैलो कैल्सीफेरोल, ठीक है। और विटामिन D3 को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन C की अगर बात की जाए तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन C का रासायनिक नाम स्कर्विक अम्ल है। क्या है, स्कर्विक अम्ल। और विटामिन C के कमी से घाव सूखने में समय लगता है, घाव जल्दी नहीं सूखता अगर विटामिन C की कमी हो जाए तो। और रिकेट, सूखा रोग किससे होता है, रिकेट्स विटामिन D के कमी से होता है। रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया और रिकेट्स नामक बीमारी जो है विटामिन D के कमी से होता है, ठीक है। जबकि विटामिन C के कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो सूखा रोग हो जाता है। कौन सा, सूखा रोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताना मैं भूल गई, अगर आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो सी फंक ने किया था। किसने किया था, सी फंक ने विटामिन का खोज किया था, और इसीलिए उन्हें विटामिन का जनक भी कहा जाता है, सी फंक को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी कमी से मरासमस, कौन सा, मेरासमस, यहाँ गलत लिखा है, मेरासमस नामक बीमारी हो जाती है। किसकी कमी से मेरासमस नामक बीमारी हो जाती है, तो प्रोटीन के कमी से मेरासमस नामक बीमारी हो जाती है। और कौन सा बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से, तो क्वाशी-योरकर। आपसे पूछा जाएगा क्वाशी-योरकर किसकी कमी से हो जाता है, तो किसके कमी से क्वाशी-योरकर होता है, तो विटामिन नहीं, प्रोटीन के कमी से होता है, ठीक है। क्वाशी-योरकर नामक बीमारी और मेरासमस नामक बीमारी प्रोटीन के कमी से हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा डीएनए की खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। किसने किया था, फ्रेडरिक मिस्चर ने
फ्रेडरिक मिक्सचर ने आरएनए और डीएनए दोनों की खोज किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने आरएनए और डीएनए की खोज किया था। और डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। या कभी कभी ऑप्शन में केवल वाटसन और क्रिक देता है, तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर मार लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। बीपीएससी में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था? यानी कि खरीद बिक्री का माध्यम क्या था? कैसे लोग वस्तु खरीदते थे? तो पन से खरीदते थे। पन क्या था? पन मौर्य काल का मुद्रा था। क्या था? पन मौर्य काल का मुद्रा था। और किस चीज़ का होता था? ये चांदी का होता था। किसका होता था? चांदी का होता था पन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासरी नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित किया था? तो ये किया था नसरुद्दीन मोहम्मद को। किसे किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद को मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासरी नामक पुस्तक समर्पित किया था, ठीक है। तो तबकाते नासरी नामक पुस्तक लिखा किसने था? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लिखा था, ठीक है। अगर बलबन की बात की जाए तो रक्त एवं लौह की नीति, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? तो रक्त एवं लौह की नीति बलबन के द्वारा अपनाया गया था। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इवन शायद ये 68वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए तो इसे पागल बादशाह, रक्त पिपासु बादशाह, किसे जाना जाता है? रक्त पिपासु और पागल बादशाह के नाम से, तो मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। और सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा अगर कोई बादशाह था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बादशाह। इसका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम जौना खां था। क्या था इसका वास्तविक नाम? तो इसका वास्तविक नाम जौना खां था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। इसके द्वारा एक विभाग की स्थापना की गई थी। कौन सी विभाग की? अमीर ए कोही, अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? यहाँ जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रही। अमीर ए कोही, अमीर ए कोही नाम दीवान ए अमीर कोही, ठीक है, दीवान ए अमीर कोही, सॉरी, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किसने किया था? तो दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, जो एक कृषि विभाग था। क्या था? कृषि विभाग था। कौन सा? दीवान ए अमीर कोही, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दिया था? तो रामचंद्र देव को दिया था। किसे दिया था? रामचंद्र देव को दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या है? तो अली गुरशप। अली गुरशप किसका वास्तविक नाम था? तो अली गुरशप जो है वो किसका नाम था? अली गुरशप। तो अली गुरशप अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था, ठीक है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिकंदर ए सानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिकंदर ए सानी के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सिकंदर ए शानी के नाम से। तो सिकंदर ए शानी के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है, ठीक है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता था, अर्थात तूतीय हिंद के नाम से। आपसे पूछा जाएगा तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तूतीय हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। कौन था? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। एक बार किसी एग्जाम में पूछा था, ध्यान नहीं आ रहा कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म यूपी के पटियाली में हुआ था। याद रखिएगा, पटियाला नहीं, पटियाली में, ठीक है। यूपी के पटियाली में जन्म हुआ था अमीर खुसरो का, ठीक है। और इसके द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था, आशिका किसके द्वारा लिखा गया था? अमीर खुसरो के द्वारा। तुगलकानामा किसके द्वारा लिखा गया था? तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा, ठीक है। नूह सिपहिर किसके द्वारा लिखा गया था? नूह सिपहर लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। खजायन उल फुतूह किसके द्वारा लिखा गया था? तो खजायन उल फुतूह लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा दो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र का भी आविष्कार किया गया था। किसका? तबला और सितार का। किसका किया गया था? तबला और सितार का। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा, ठीक है। और अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। कितने सुल्तानों का काल देखा था? तो 8 सुल्तानों का काल अमीर खुसरो ने देखा था, ठीक है। और 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो की मृत्यु हो जाती है। जन्म 1253 में हुआ था और 1325 में अमीर खुसरो की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अवैध घोषित कर दिया गया था। किसे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को घोषित कर दिया गया था। तो कौन से
आदेश पारित किया गया था? तो अवैध संघ अध्यादेश। कौन सा? अवैध संघ अध्यादेश नामक अधिनियम को या आदेश को पारित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अवैध संघ अध्यादेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी में भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ये किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। कब किया गया था? 1920 में किया गया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की अगर बात की जाए तो इनसे संबंधित 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 में हुई थी। कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का स्थापना हुआ था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मूक नायक की स्थापना किसने किया था? मूक नायक नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था पुस्तक की? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन आर्टिकल 32 को किसने संविधान का आत्मा कहा था? तो आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगर ज्योतिबा फूले की बात की जाए तो इनके द्वारा भी एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्था की स्थापना किया गया था। कौन सा सभा की स्थापना किया गया था? सत्यशोधक समाज की। आपसे पूछा जाएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा। इनके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा गया था। कौन सा पुस्तक? तो गुलामगिरी की रचना किसने किया था? गुलामगिरी की रचना किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी की बात की जाए तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। कौन सा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, इनके द्वारा बहुत से समाचार पत्र भी निकाला जाता था। यंग इंडिया किसके द्वारा निकाला जाता था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा निकाला जाता था? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, और एक इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा निकाला जाता था? तो इंडियन ओपिनियन भी महात्मा गांधी के द्वारा ही निकाला जाता था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। हिंदुस्तान स्वराज किसके द्वारा निकाला जाता था? तो हिंद स्वराज किसके द्वारा निकाला जाता था? महात्मा गांधी के द्वारा ही निकाला जाता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित था? ये कहा गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? थॉमस मुनरो के द्वारा। जमींदारी व्यवस्था की बात की जाए तो भू राजस्व व्यवस्था भारत में ब्रिटिश काल में 2-3 तरह का लागू किया गया था। एक तो जमींदारी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है और किसके द्वारा लागू किया गया था? जमींदारी व्यवस्था लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, और कुल भूमि क्षेत्र के कितने % एरिया पे लगाया गया था जमींदारी व्यवस्था? तो 19%। कितना? 19% क्षेत्र में लगाया गया था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था कि भूमि का नीलामी होता था। जो जमींदार सबसे ज़्यादा बोली लगाते थे उनके हवाले भूमि को कर दिया जाता था और फिर वो किसान से कर वसूलते थे और 1% जैसे कि 11/1 वो अपने पास रखते थे और 10/11 उसका हिस्सा वो ब्रिटिश कंपनी को देते थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। कौन? जमींदार देते थे। ठीक है, तो इसमें बीच में मध्यस्थता कौन करता था? जमींदार करता था। एक तरफ तो किसान हो गया, एक तरफ कंपनी हो गया, तो वो किसान से वसूलता था और कंपनी को देता था, बीच में हो गया। और किसके कब लागू किया गया था? 1793 में। तो जमींदारी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, और जमींदारी व्यवस्था को ही सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। सूर्यास्त का नियम किसे कहा जाता है? तो जमींदारी व्यवस्था को ही कहा जाता है। ठीक है, सूर्यास्त का नियम। और इजारेदारी प्रथा भी जमींदारी व्यवस्था को ही कहा जाता है। ठीक है, एक था रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था? तो 1826 में। लेकिन इसे सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिला में लागू किया गया था, तमिलनाडु के बारामहल जिला में। और कब लागू किया गया था? 1792 में। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था को तमिलनाडु के बारामहल जिला में लागू किया गया था और 1792 में लागू किया गया था। लेकिन पूर्णतः इसे 1826 में लागू किया गया था थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, कब लागू किया गया था? तो 1826 में। और कितने % एरिया में? तो ये कुल भूमि क्षेत्र का 30% एरिया में, 51% एरिया में लगाया गया था। कितना? 51% में। ठीक है, और इसमें क्या होता था? इसमें डायरेक्ट कनेक्शन होता था रैयत मतलब किसान होता है। ठीक है, किसानों का कंपनी के साथ, और किसान खुद अपने हिस्सों का जो भी टैक्स था उस समय वो ब्रिटिश कंपनी को देता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। ठीक है, एक था माहलवाड़ी व्यवस्था। ठीक
ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था था, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था थॉमस मुनरो और होल्ट मैकेंजी के द्वारा, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। और कुल भूमि क्षेत्र का 30% जगह एरिया में, कितने? कुल भूमि क्षेत्र का 30% एरिया में, तो 19% में जमींदारी व्यवस्था, 51% में रैयतवाड़ी व्यवस्था और 30% में कौन सा व्यवस्था लागू किया गया था? 30% एरिया में महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। और महलवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि गांव के एक प्रधान को पूरे किसान से, गांव के जितने किसान थे, कहा जाता था कि उनको उन्हीं के जिम्मे सौंप दिया जाता था कि आप कर वसूल कर कंपनी को दे दीजिए, ठीक है। तो एक में तो जमींदारी, जो जमींदार थे वो मध्यस्थता करते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में डायरेक्ट किसान का कनेक्शन होता था ब्रिटिश इंडिया कंपनी से, लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था में गांव के एक मुखिया होता था, वही सारे किसानों से कर वसूलता था और कर वसूल कर कंपनी को देता था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो होल्ट मैकेंजी ने, रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा, जबकि जमींदारी व्यवस्था तो कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? 1792 में तमिलनाडु के बारामहल जिला में। और ठीक एग्जैक्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछ लिया गया है बीपीएससी में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम बारामहल जिला में लागू किया गया था, जो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया था? तो चितरंजन दास ने किए थे। किसने किया था? चितरंजन दास ने, जिन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देश बंधु के नाम से जाना जाता है चितरंजन दास को, ठीक है। और इनके द्वारा 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। गया में अधिवेशन हुआ था, बिहार के गया में अधिवेशन हुआ था 1922 में कांग्रेस का। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो चितरंजन दास के द्वारा ही किया गया था। और चितरंजन दास ही और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी। कब की थी? 1923 में। तो किस आंदोलन के पश्चात, पूछा जाता है किस आंदोलन के पश्चात स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो असहयोग आंदोलन के पश्चात, यानी कि उसके बाद असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेलेगोमीटर का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? किसको मापने में किया जाता है? तो ये तरल पदार्थ के पृष्ठीय तनाव को मापने में किया जाता है। किसको मापने में? तरल पदार्थ के पृष्ठीय तनाव को मापने में किया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? परावर्तन के सिद्धांत पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सॉफ्ट आयरन का या फिर मृदु लोहा का किया जाता है, ठीक है। मृदु लोहा का किया जाता है। सॉफ्ट आयरन या मृदु लोहा देगा, यही दोनों में से, मतलब सॉफ्ट आयरन को ही मृदु लोहा कहा जाता है या नरम लोहा कहा जाता है, ठीक है। नरम लोहा भी इसी को कहा जाता है, इसी का उपयोग होता है ट्रांसफार्मर का कोर बनाने में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त है? तो उच्च दाब और निम्न ताप पे गैस को द्रव में बदला जाता है, ठीक है। और गैस को द्रव में बदल कर ही एलपीजी गैस हम लोग जो घर पे उपयोग करते हैं उसको इसी प्रक्रिया के द्वारा उसमें डाला जाता है सिलेंडर में, ठीक है ना। उच्च दाब और निम्न तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देता है? तो कौन करता है? चूना का पानी? नहीं, ये क्षार होता है, ठीक है। जब भी नीला लिटमस को लाल करता है तो अम्ल करता है। कौन करता है? अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। वॉशिंग पाउडर क्या है? तो वॉशिंग पाउडर भी क्षार है। क्या है? ये भी प्रकृति में क्षार है। बेकिंग पाउडर क्या है? तो ये भी क्षार है, ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या है? ये भी क्षार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सिरका है जो अम्लीय प्रकृति का होता है और ये नीला लिटमस पर डालने के बाद लाल हो जाता है। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि आपसे किसी क्षार में, अगर किसी क्षार पर अगर हम अम्ल डालेंगे तो उस कौन सा कलर का हो जाएगा? तो वो लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। क्या करता है? लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। जबकि अम्ल क्या करता है? तो अम्ल करता है नीला लिटमस को लाल में बदल देता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मान लीजिए अगर खेत की मिट्टी क्षारीय प्रकृति की हो जाए, उसमें क्षारकता अधिक हो जाए, तो उसमें क्या छिड़काव करें जो मिट्टी ठीक हो जाएगा, खेती करने योग्य? तो उसमें हम लोग जिप्सम डालते हैं। क्या करते हैं? जिप्सम का छिड़काव करते हैं, जिससे उसका क्षारकता जो है, क्षारक बेसिकपन थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मिट्टी का अम्लता बढ़ जाए तो उसमें क्या डालेंगे? तो उसमें हम लोग चूना डालते हैं, ठीक है, ताकि उसका अम्लता कम हो जाए। बेकिंग सोडा प्रकृति में क्षार होता, इसी कारण से जब चींटी या कोई भी, जैसे चींटी, बिरनी या मधुमक्खी काट लेने के बाद वहाँ पर
उस जगह पर बेकिंग सोडा अगर आप थोड़ा सा लगा देंगे तो जलन है, जो बिसबिसाहपन होता है, जो बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक प्रकृति का है और बेसिक और एसिड जब मिलेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपसे पूछा जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 किसका रासायनिक फार्मूला होता है? तो बेकिंग सोडा का। ठीक है, किसका? बेकिंग सोडा का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर की वृद्धि और नई कोशिका के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो सबसे आवश्यक पोषक तत्व प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अगर प्रोटीन की कमी बच्चों में कम हो जाता है, प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो बच्चों का ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आइए और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मेरास्मस नामक बीमारी हो जाता है। कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर और मेरास्मस। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में आया था ये क्वेश्चन। तो क्वाशियोरकर और मेरास्मस किसके कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबकि ऑस्ट्रोमलेशिया और रिकेट्स किसके कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है? तो भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? 4 हैं। कौन कौन सा? एक तो पूर्वी हिमालय हो जाएगा, सुंडालैंड हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, एक और कौन सा है? तो एक है इंडो वर्मा। कौन सा है? इंडो वर्मा है। तो भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? 4। कौन सा? पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट और इंडो वर्मा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? तो हॉट स्पॉट हम वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार की पौधे और विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर पौधे और जानवरों की विविधता होती है और वो खतरे में होता है, उस जगह को हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं उस जगह को हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, वैसे क्षेत्र जहाँ पर पौधों और जानवरों की प्रजातियों की विविधता बहुत अधिक हो और क्या हो? खतरे भी हो, इसलिए उसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, और उसका संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ गलत लिखा है, कर्नाट वंश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? कर्नाट वंश। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? कर्नाटक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। तो नान्यदेव ने। किसने की थी? नान्यदेव ने। और नान्यदेव ने ही कर्नाट वंश की स्थापना भी की थी। तो कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कर्नाट वंश अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो सिमरावगढ़। कहाँ बनाया था? सिमरावगढ़, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। तो सिमरावगढ़ कर्नाट वंश का राजधानी था और जिसके संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह देव कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो जनकधारी ने की थी। किसने की थी? जनकधारी ने। और बिहार में अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाएगा बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो मजहरूल हक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मजहरूल हक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी? तो 16 दिसंबर 1916 को की गई थी। कब की गई थी? 16 दिसंबर 1916 को मजरूल हक के द्वारा बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और अगर भारत लेवल पर या नेशनल लेवल पर केंद्र स्तर पर किसने किया था? तो वो किया गया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक कब किया था? तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, कल के वीडियो में मैं एक क्वेश्चन पूछी थी आप लोगों से। क्या क्वेश्चन पूछी थी आप लोगों से? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। कहाँ स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा? सासाराम में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।